गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत ही बढ़िया चाहिए मुझे। और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां हिस्ट्री की? कैसी चल रही है? कैसा लग रहा है आप लोगों को? क्या अब हिस्ट्री का जो जो डर था आप लोगों के अंदर, वो क्या रिमूव हुआ है? क्या आप लोगों ने उसे हटा दिया है, छू मंतर कर दिया है? कुछ ऐसा लग रहा है आप लोगों को? तो चलिए, जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है ये बहुत अच्छी बात है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके नॉन में जितने भी आपके जो फ्रेंड सर्कल में है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं उन तक सेशन को पहुंचाया जा सके। क्लियर? समझ में आया? तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर बताने हैं, इसके अलावा कोई काम। देखो, मैं आप लोगों को ज्यादा काम देती नहीं हूँ। काम मैंने, देखो, पढ़ने का काम मेरा है, समझने का काम भी मेरा है, समझाने का काम भी मेरा है। आप लोगों को तो सिर्फ इतना करना है, आप लोगों को एक आंसर टिक मार्क करना है। क्लियर? बात समझ में है? तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर इस तरह से है। फर्स्ट क्वेश्चन, For the Harappan cultural sites and its position, which of the following is not correctly match? क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ा कीजिए। क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से रीड आउट कर लिया तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो आपका क्वेश्चन जो है उसमें ही सॉल्व हो जाता है। फिर सिर्फ आपको आंसर बताना रह जाता है। यहाँ पे कुछ हड़प्पन साइट्स दी गई हैं, आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन सी हड़प्पन साइट कहाँ पर है और कौन सी हड़प्पन साइट कहाँ पे नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि इसमें से कौन सा पेयर गलत दिया हुआ है, बस। इसके अलावा आपको कोई काम नहीं करना। आप ये देखिए, आलमगीरपुरा जो कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में, ये बात आप लोगों को पता है। इसके अलावा बनवाली जो कहाँ पे है हरियाणा में, ये भी आप लोगों को पता है, सारे होशियार हैं सारे स्टूडेंट। देमाबाद जो कहाँ पे है महाराष्ट्र में, ये भी आप लोगों को पता है। अब हम बात करते हैं राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी क्या राजस्थान में है? क्या राखीगढ़ी राजस्थान में है? या राखीगढ़ी हरियाणा में है? कहाँ पे है राखीगढ़ी? हरियाणा में है। तो राखीगढ़ी कहाँ पे आएगा? हरियाणा में, नॉट राजस्थान में। आप सभी को पता है राजस्थान में क्या है? कालीबंगा है। क्या है? कालीबंगा है। तो याद रखिएगा राखीगढ़ी कहाँ पे? हरियाणा में। क्लियर? बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बस आप लोगों को कुछ नहीं बताना था, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी जो था टिक मार्क करना था, अदरवाइज आप लोगों को कोई काम ही नहीं था। क्लियर है? बात समझ में? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ संस्कार? संस्कारों की कुल गिनती कितनी है? 10, 12, 15 और 16। पहले तो मुझे ये बताओ, क्या आप लोगों को पता है कि हमारा जब जन्म होता है, जन्म लेने से पहले जब हम अपनी माता के गर्भ में जाते हैं तभी से संस्कारों की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। क्योंकि आप लोगों को पता है जब हम माता के पेट में होते हैं तब हमारा संस्कार किया जाता है, गोद भराई की रस्म की जाती है। ये सारे क्या है? संस्कार है। एक ऐसी संस्कार किया जाता है जिसमें जो बुरी शक्तियां हैं उनसे बचाया जाता है। तो ये सारे क्या है? संस्कार हैं जो हमारे मरने तक चलते रहते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं जो दाह संस्कार होता है, जो लास्ट में अंत्येष्टि होती है, जब चिता दी जाती है, तो वो भी एक तरह का क्या है? संस्कार है। बात समझ में आई? तो हमारी जिंदगी जो है वो कितने संस्कारों पे डिपेंड करती है? हमारी जिंदगी पूरी की पूरी जिंदगी क्या है? 16 संस्कारों पे डिपी हुई है। शुरुआत जो है हमारी फर्स्ट संस्कार से शुरू होती है और एंडिंग कहां से? 16वें संस्कार से शुरू खत्म होती है। क्लियर? बात समझ में आया? तो पहला जो संस्कार होता है वो क्या होता है? गर्भाधारण होता है। जब जो कोई लेडी है जो क्या होती, कंसीव करती है, प्रेग्नेंट होती है, तो पहला संस्कार कौन सा होता है? गर्भाधारण। मतलब कि जब वो क्या करती है? प्रेग्नेंट होती है, कंसीव करती है, जब उसके पेट में बच्चा आता है तो वो क्या होता है? फर्स्ट संस्कार होता है। और लास्ट में क्या होता है? अंत्येष्टि का संस्कार। मतलब कि जब मृत्यु संस्कार या दाह संस्कार जिसको हम बोलते हैं, जिसे हम अग्नि संस्कार बोलते हैं, वो हमारा। इसी बीच में हमारा एजुकेशन का भी आ जाता है, हमारी शादी भी आ जाती है, हमारा सब कुछ आ जाता है। तो जन्म लेने से पहले और मरने तक हमारा जो जीवन है कितने संस्कारों पे डिपेंड करता है? 16 संस्कारों पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? बात समझ में स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन आता था। अगर जिसको नहीं भी आता था उसको भी ये पता चल जाएगा कि संस्कार कितने होते हैं। और हमारा जो जिंदगी है, आज अपने घर में अपने मम्मी पापा से पूछिएगा कि मम्मा कितने संस्कार होते हैं, हमारी जिंदगी कितने संस्कारों पे टिकी हुई है, तो वो कितने हैं? 16 संस्कार। क्लियर? बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ क्या करना है, आप लोगों को मिलाना है। तो आप खुद देख सकते हैं, बर्थ, फर्स्ट सेरेमन, अलाइनमेंट एंड ग्रेट अपर्चर। आप लोगों को ये देख के पता चल गया होगा कि यहाँ पर हम महात्मा बुद्ध की बात कर रहे हैं। किसकी? महात्मा बुद्ध की बात कर रहे हैं। आप लोगों को मैं एक कहानी सुनाती हूँ, सुनिए। अगर आप लोगों ने टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ तो उनके लिए कहानी बहुत मतलब सुनने वाली है। जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको वो कहानी आती है। एक्चुअली एक बार क्या होता है, महात्मा बुद्ध की जो माँ है महामाया, उनको रात को एक सपना आता है। ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ की माँ जो है उस क्या नाम था? महामाया। उनको रात को एक सपना आता है। उस सपने के अंदर एक जो हाथी है वो उनकी तरफ आ रहा है। हाथी की जो सूंड है, आगे वाली जो सूंड होती है जिसे हम ट्रंक बोलते हैं, उसके अंदर क्या है? कमल का फूल है। क्या है? कमल का फूल है। मतलब कि जो लेडी है महामाया, वो रात को सोई हुई है। उसकी सपने में एक हाथी आया। हाथी के सूंड में एक कमल का फूल था, मतलब लोटस था। उस कमल को फूल को हाथी ने क्या किया? माता महामाया के गर्भ में, मतलब कि पेट में रख दिया। बात समझ में आ गई? तो वो कमल का फूल क्या था? कमल का फूल क्या था? गौतम बुद्ध थे, सिद्धार्थ थे। बात समझ में आई? तो जिनके जन्म से रिलेटेड कौन सा सिंबल है? कौन सा सिंबल है? लोटस, कमल का फूल। तो याद रखिएगा, बर्थ से रिलेटेड क्या हो गया? लोटस हो गया। क्लियर? बात समझ में आ गई? समझ में आया कि जब उनकी माता ने रात को सपना देखा, सपने में दिखाई दिया कि एक हाथी आ रहा है, सफेद हाथी। उसकी सूंड में क्या है? कमल का फूल है। वो कमल का फूल जो है माता के गर्भ में, मतलब कि माता के पेट में रख दिया। जब अगले दिन उनको पता चलता है कि वो क्या है? प्रेग्नेंट है। तो वो कमल का फूल क्या था? क्या था? महात्मा बुद्ध का जन्म था। क्लियर? बात समझ में? आगे हम बात करते हैं फर्स्ट सेरेमन की। तो फर्स्ट सेरेमन मतलब जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, सॉरी, उन्होंने क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। उन्होंने जो उपदेश दिए थे वो कहाँ पे दिए थे? सारनाथ में। इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन, मतलब कि धर्म रूपी चक्र का चलना। ये जो उपदेश दिए गए हैं वो धर्म से रिलेटेड दिए गए हैं। तो फर्स्ट सेरेमन से रिलेटेड क्या हो गया? धर्म चक्र। क्या सिंबल हो गया? धर्म चक्र। अगर आपके सामने धर्म चक्र आता है तो आप याद रखिएगा महात्मा बुद्ध का जो पहला उपदेश है वो क्या कहलाता है? धर्म चक्र कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलाइनमेंट की। मतलब महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जब ईश्वर की प्राप्ति हुई थी, जब उनको ज्ञान पता चला था, सच की प्राप्ति हुई थी, तब कहाँ पे प्राप्ति हुई थी? वो किस एक पेड़ के नीचे, बोधि ट्री के नीचे वो क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे। तो वो सिंबल क्या हुआ? बोधि ट्री। तो याद रखिएगा अलाइनमेंट का क्या हो गया? बोधि ट्री हो गया। सीधा सा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेट डिपार्चर। जब वो घर से निकले थे, जब महात्मा बुद्ध घर से निकले थे, तो वो जब घर से निकले थे तो उनके साथ कौन गया था? उनका घोड़ा गया था। तो वो क्या आ गया? हॉर्स आ गया। तो सीधा सा आंसर था, सीधा क्वेश्चन है। बात समझ में आई? तो ए का क्या रहेगा? 4 रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ए का 4 यहाँ पे है, नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए बी का क्या है? सेकंड है। यहाँ पे बी का सेकंड है, लेकिन यहाँ पे बी का थर्ड है, तो इसका मतलब ऑप्शन में ये नहीं है। ए का 4, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्लियर है? बात समझ में आई? समझ में आया? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, हु वॉज द कॉल्ड स्लेव ऑफ स्लेव? गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन एंड इल्तुतमिश। हाँ जी बताइए, क्या गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? क्या वो मोहम्मद गौरी को कहा जाता है? क्या मोहम्मद गौरी कभी किसी का गुलाम रहा था? मुझे आप बताइए। यहाँ पे सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? क्या मोहम्मद गौरी कभी किसी का गुलाम रहा था? वो तो खुद एक राजा था, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या गुलाम का गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। यहाँ पे गुलाम से मतलब क्या हो गया? मतलब इससे पहले वाला व्यक्ति। क्या कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था? नो डाउट, ठीक है। लेकिन क्या गौरी गुलाम था? नहीं। तो ये क्या ये गुलाम का गुलाम हुआ? नहीं। बात ही खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं बलबन की। तो बलबन किसका था? नासिरुद्दीन महमूद का गुलाम था। लेकिन नासिरुद्दीन महमूद तो खुद एक राजा था, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब बात करते हैं
इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? गुलाम है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? गुलाम है। गुलाम का गुलाम, गुलाम का इल्तुतमिश क्या हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या हुआ? गुलाम हुआ। तो गुलाम का क्या हो गया? गुलाम हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर, इल्तुतमिश को स्लेव ऑफ ए स्लेव, गुलाम का गुलाम कहा जाता है, याद रखिएगा। क्लियर? बात समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? इल्तुतमिश क्योंकि इसने क्या की थी? सुल्तान की डिग्री ली थी, नो डाउट, लेकिन था तो ये पहले गुलाम ही, तो इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलाम का गुलाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which Sultan of Delhi was the first to charge घड़ी of हाउस टैक्स? दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले घड़ी या हाउस टैक्स वसूला था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाउस टैक्स? घड़ी सर आप सभी को पता है, जो बंदा घर में रहता है उस घर के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? हाउस टैक्स करते हैं। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या, अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर लगाए। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर लगाए। एक तो आपका आता है हाउस टैक्स, जिसे हम क्या कहते हैं? घड़ी कर। क्या बोलते हैं? घड़ी मतलब हाउस टैक्स। और दूसरा आता है चरी कर, दूसरा चरी टैक्स। इसमें क्या होता है? घड़ी में क्या होता है, अगर आप अपने घर में रह रहे हैं तो आपको अपने घर पे क्या देना पड़ेगा? घर से क्या देना पड़ेगा? हाउस टैक्स देना पड़ेगा, आपको होम टैक्स देना पड़ेगा। बात समझिए। चरी का मतलब क्या है? अगर आप किसी गवर्नमेंट जो जगह है, गवर्नमेंट कोई जंगल है, गवर्नमेंट कोई ऐसी जगह जहाँ पे घास उगी हुई है, अगर आप अपने पशुओं को वहां पर चराने के लिए लेके जाते हैं तो आपको उसके लिए भी क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो 2 तरह के टैक्स थे, चरी कर और धरी कर। किसने लगाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे। किसने लगाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे। याद रखिएगा, 2 नए टैक्स लगाए थे। एक तो आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे पहले हमने टैक्स नहीं पढ़ा और इसके बाद में भी हमने नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के बेटे ने सारे ही टैक्स हटा दिए थे। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए टैक्स लगाए थे। एक तो आता है हाउस टैक्स, जिसे हम घड़ी कर बोलते हैं। घर पे लगने वाले टैक्स को हाउस टैक्स कहा जाता है, सीधी सी बात है। चरी से समझ में आ रहा होगा, चारागाह टैक्स। इसमें जब पशुओं को किसी गवर्नमेंट संपत्ति पर, गवर्नमेंट किसी जमीन पर जब चराई करवाई जाती है तो उसे यहाँ पे क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। तो याद रखिएगा, चरी और धरी कर। क्लियर? तो किसने शुरू किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो याद रखिएगा, चरी कर और धरी कर। फिरोज शाह तुगलक ने टोटल कितने, जितने भी टैक्स लगाए थे वो सारे के सारे क्या कर दिए थे? हटा दिए थे, कुछ टैक्स को छोड़कर। क्लियर? बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीवान-ए-अर्ज डिपार्टमेंट वाज द एसोसिएटेड विद। दीवान-ए-अर्ज विभाग किससे रिलेटेड था? बताइए भाई। दीवान-ए-अर्ज जिसका अधिकारी, जिसका गवर्नर आरिज ए मुमालिक कहलाता है, वो किससे रिलेटेड है? दीवान-ए-अर्ज आय से, एग्रीकल्चर से, डिफेंस से एंड फाइनेंस से। हाँ जी स्टूडेंट, बताइए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर कि दीवान-ए-अर्ज जो विभाग है वो किससे संबंधित था? पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो बलबन था उसने गद्दी पर बैठते ही 2 नए डिपार्टमेंट बनाए थे। एक का नाम था दीवान-ए-अर्ज, एक का नाम था दीवान-ए-अर्ज। दीवान-ए-अर्ज, बात समझ में आ गई? और एक का नाम था दीवान-ए-वारिद। दीवान-ए-वरीद, दीवान-ए-वरीद। बलबन, ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है, ये हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने बलबन नहीं पढ़ा हुआ तो भी आप समझ लीजिए, पढ़ा हुआ है तो दोबारा आपका रिवाइज हो जाएगा कि बलबन ने 2 नए डिपार्टमेंट बनाए थे। एक का नाम था दीवान-ए-आरिज और एक का नाम था दीवान-ए-वरीद। दीवान-ए-आरिज जो था वो एक आर्मी, सेना से रिलेटेड था। किससे था? सेना से रिलेटेड था। और दीवान-ए-वरीद जो था वो था जासूस से। किससे? जासूस से रिलेटेड था। क्लियर? बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या पूछा गया? दीवान-ए-अर्ज किससे रिलेटेड है? यहाँ पर आपके आर्मी जो है, सेना जो है ऑप्शन में नहीं है। लेकिन सेना क्या काम करती है? क्या काम करती है? डिफेंस का काम करती है, हमारी रक्षा का काम करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। याद रखिएगा, अगर दीवान-ए-अर्ज का अगर आपके सामने सेना आ जाती है, आर्मी आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, इसका आंसर क्या रहेगा? आर्मी रहेगा। अगर आप सामने डिफेंस, रक्षा आ जाता है, क्योंकि सेना
हमारी क्या करती है, रक्षा करती है, तो ये क्या आ जाएगा, डिफेंस डिपार्टमेंट आ जाएगा, रक्षा डिपार्टमेंट आ जाएगा। क्लियर, बात समझ में आई। तो दोनों ही जो पोस्ट है वो किसने शुरू की थी, दोनों ही डिपार्टमेंट किसने शुरू किए थे, बलबन ने। एक का नाम था दीवाने अर्ज, एक का नाम था दीवाने वरीद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीवाने अर्ज जो है वो सेना से रिलेटेड है और दीवाने वरीद जो है वो गुप्तचर से रिलेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, क्यों, क्योंकि जब किसी व्यक्ति कोई राजा गद्दी पर बैठता है तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या है, एक तो क्या है, सही टाइम पे सही क्या मिल जाए, इंफॉर्मेशन मिल जाए। दूसरी, उस अगर इंफॉर्मेशन मिल भी जाती है तो उसके ऊपर काम करने के लिए क्या होनी चाहिए, सेना होनी चाहिए। तो ये दोनों ही चीजें जरूरी थी, तो बलबन ने इसको क्या किया था, लागू किया था। क्लियर, बात समझ में आई। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द ऑथर ऑफ द तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी का लेखक कौन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर, मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ है। इस व्यक्ति ने रजिया सुल्ताना के बारे में, जिसने तबकाते नासिरी लिखी थी, उस तबकाते नासिरी में लिखा हुआ है कि रजिया सुल्ताना में शासक बनने के सारे गुण थे, नो डाउट, ठीक है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी उसकी दोष क्या था कि वो क्या थी, एक महिला थी। कोई भी व्यक्ति किसी महिला के अंडर में काम करना पसंद नहीं करता है। बात समझ में आई। तो ये बात किसने कही थी, ये बात किसने कही थी, तो याद कीजिए तबकाते नासिरी किसकी है, मिन्हाज उस शिराज की। किसकी है, मिन्हाज उस शिराज की, जो इल्तुतमिश के पोते, ये किसके दरबार में लिखी गई थी, इल्तुतमिश के पोते नासिरुद्दीन महमूद के दरबार में। नासिरुद्दीन इल्तुतमिश का एक पौत्र था नासिरुद्दीन महमूद, उसके दरबार में लिखी गई थी। और ये जो है, जो इल्तुतमिश के जो दरबार, इल्तुतमिश का जो पोता था नासिरुद्दीन महमूद, ये जो मिन्हाज उस शिराज ने जो तबकाते नासिरी लिखी है, ये किसको डेडिकेट की है, नासिरुद्दीन महमूद को। आप नाम से ही देख लिए, तबकाते नासिरी, तबकाते नासिरी और नासिरुद्दीन महमूद, तो दोनों ही सेम है। तो ये जो मिन्हाज उस शिराज है, जिसने किताब लिखी थी तबकाते नासिरी, किसको डेडिकेट की है, नासिरुद्दीन महमूद, क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद एक बहुत ही अच्छा किस्म का व्यक्ति था। क्लियर, बात समझ में आया। और इसी मिन्हाज उस शिराज ने क्या लिखा है कि रजिया सुल्ताना में शासक बनने के, आप सभी को पता है कि भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्ताना थी। तो रजिया सुल्ताना में शासक बनने के सारे गुण थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ा उसका अवगुण क्या था कि वो एक महिला थी। क्लियर, तो मिन्हाज उस शिराज की किताब का नाम क्या है, तबकाते नासिरी। इसी के साथ हम अमीर खुसरो की किताबों की बात करते हैं। तो अमीर खुसरो जो था उसका आप सभी को पता है, तुगलकनामा है, खजाइन उल फतूह है, और इसके अलावा नूह सिपेहर है। तो बहुत सारी इसकी किताबें हैं। अल बरूनी का आप पता ही है, तहकीक हिंद है, जिसे हम किताबुल हिंद कहते हैं। ये मध्य एशिया का रहने वाला था और महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। जियाउद्दीन बन्नी की तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बन्नी की किताब का नाम क्या है, तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही। बात समझ में आई। तो याद रखिएगा, तबकाते नासिरी किसकी है, मिन्हाज उस शिराज की है। तुगलकनामा, नूह सपेयर, खजाइन उल फतूह, ये सारी किसकी है, अमीर खुसरो की है, जिसे भारत का तोता कहा जाता है। अल बरूनी तहकीक हिंद, जिसे हम किताबुल हिंद बोलते हैं। जियाउद्दीन बन्नी जिसकी है तारीख फिरोज शाही। क्लियर, बात समझ में आई। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, Who among the following established रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की क्या की थी, स्थापना की थी। हाँ जी बताइए स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने सुभाष चंद्र बोस वाला टॉपिक किया है तो आप लोग इस क्वेश्चन को कभी भी नहीं बोल सकते कि रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी। रास बिहारी बोस, वल्लभ भाई पटेल, रानी स्वामीनाथन, सुभाष चंद्र बोस। याद कीजिए, जब किसकी INA आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी 1942 के अंदर, तो सुभाष चंद्र बोस ने अपने लिए एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई थी, इनिशियल गवर्नमेंट बनाई थी टेम्परेरी। याद कीजिए, मैंने आप लोगों को बताया था 1942 के अंदर जब आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी, तो रास बिहारी बोस ने इसकी सारी जो कमान है, इसकी जो पूरी सेनापति वाला जो लीडरशिप है, वो किसको सौंप दिया था, सुभाष चंद्र बोस को। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, अपनी एक गवर्नमेंट बनाई थी और उसके अंदर उसने क्या बनाए थे, रेजिमेंट्स बनाए थे। कब, 1943 के अंदर। और 3 रेजिमेंट्स बनाए थे। कितने कितने, 4 रेजिमेंट्स बनाए थे। कौन कौन से, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। एक तो आती है सुभाष रेजिमेंट, मतलब कि सेना, अपनी सेना की टुकड़ी को, अपनी सेना को 4 टुकड़ियों में बांट दिया। एक कौन सी है, सुभाष रेजिमेंट, दूसरी है गांधी रेजिमेंट, तीसरी है नेहरू रेजिमेंट,
तीसरी है नेहरू। ये तीनों तो किसकी होगी? मेल्स की होगी, आदमियों की होगी, एक लेडीज की भी तो होनी बनती है। तो सुभाष चंद्र बोस ने एक लेडीज की बनाई थी जिसका नाम था लक्ष्मी रेजिमेंट। कौन सी? लक्ष्मी रेजिमेंट, जो लक्ष्मी सहगल के नाम पे बनाई गई थी, याद रखना। तो याद रखिएगा, इसने 4 रेजिमेंट बनाई थी, अपनी सेना को 4 टुकड़ियों में पार्टिसिपेट किया, बांट दिया था। एक का नाम था सुभाष रेजिमेंट, पूछा जाता है, एक का नाम था गांधी रेजिमेंट, एक का नाम था नेहरू रेजिमेंट और एक का था लक्ष्मी रेजिमेंट। तो लक्ष्मी रेजिमेंट किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, याद रखिएगा, और लक्ष्मी सहगल के नाम पर लक्ष्मी रेजिमेंट को बनाया गया था। तो हमेशा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे लक्ष्मी स्वामीनाथन में, क्योंकि आप लोगों को लक्ष्मीबाई दिख रहा है, ऐसा नहीं है, आपको ये सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने ही महिलाओं की क्या बनाई थी? टुकड़ी बनाई थी। क्लियर? बात समझ में आ गई? समझ में आया? आगे बढ़े तो सुभाष चंद्र बोस का क्या आएगा? लक्ष्मी रेजिमेंट, सुभाष रेजिमेंट, गांधी रेजिमेंट और नेहरू रेजिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, जो स्टूडेंट PS टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है भाई। 11 अप्रैल को बैच शुरू हो चुका है, बैच जो है दिन पर दिन चलता जा रहा है, सिलेबस भी चलता रहा। जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कीजिए और आप जो है अपनी सरकारी नौकरी का आने वाला सपना जो है पूरा कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 7710104040 पे डायल कीजिए और वहाँ पे एनरोल करवाइए। इसके अलावा और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे अपने आप को कॉल करके पूछ सकते हैं। क्लियर? बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंग्लैंड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। आप सभी को पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने डू एंड डाई का नारा दिया था, भारत छोड़ो प्रस्ताव दिया था, कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को पूछा गया सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया कि इस टाइम पे इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन था? क्या वो चैम्बरलेन था, क्या वो चर्चिल था, क्या वो एटली था और क्या वो मैकडॉनल्ड था? हाँ जी, जल्दी जल्दी बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो आप सभी को पता है मैकडॉनल्ड जो है ये तो 1932 के अंदर इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। 1932 के अंदर इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। यहाँ पे 1942 चल रहा है तो इसका मतलब तो ये तो है नहीं। इटली जो है, इटली की सरकार कब बनी थी? 1945 में बनी थी और यहाँ पे क्या है 1942 है तो इसका मतलब ये भी नहीं है। हमारा क्या है? चैम्बरलेन भी नहीं है। बचा क्या? चर्चिल, जो हमेशा चर्चा में रहा है, जिसने गांधी जी को हाफ नेक्ड बेगर बोला है, आधा नंगा फकीर बोला है, तो वो कौन है? चर्चिल है। जब क्विट इंडियन मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पे चर्चिल ने ही सभी बड़े नेताओं को, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, इन सभी को क्या कर लिया था? गिरफ्तार करवा लिया था, क्योंकि इसको पहले ही भनक पड़ गई थी। ये पहले ही से ही इसको पता चल गया था कि जो है क्रांति, जो आंदोलन है वो शुरू होने वाला है। तो उस टाइम पे भारत का नेता कौन था? चर्चिल था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर? बात समझ में आई? भारत छोड़ो आंदोलन जिसमें गांधी जी ने क्या दिया था? डू एंड डाई का नारा दिया था, करो या मरो, हम या तो देश की आजादी के लिए कुछ कर जाएंगे या फिर मर जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Who was the ruler of India when the English East India Company was formed? जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय, आप सभी को पता है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? 1600 ईस्वी में बनी थी। उस टाइम पे भारत का शासक कौन था? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी उस कब बनी थी? 1600 ईस्वी में बनी थी। कौन? 1600 ईस्वी में बनी थी, महारानी एलिजाबेथ थी। तो आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया कि उस टाइम पे भारत का शासक कौन था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आप लोगों को पता ही है। बताइए क्या इसका आंसर औरंगजेब आएगा? क्या इसका आंसर औरंगजेब आएगा? औरंगजेब का टाइम पीरियड तो आई थिंक ये था ना, 1707 था, तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, बात ही खत्म होगी। अब हम बात करते हैं अकबर की। तो आप अकबर का आप सभी को पता है 50-56 से 1605 था। जहांगीर का टाइम पीरियड कितना था? 1605 से लेकर 1627 था, ये भी नहीं है। हुमायूं का टाइम पीरियड कितना था? हुमायूं का टाइम पीरियड कितना था? 1530 से लेकर 1555। 1555 इसके बीच में सूर्यवंश भी आ जाएगा, शेषा सूरी भी आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए इस टाइम पे 1600 ईस्वी में भारत में बादशाह कौन था? तो वो कौन था? अकबर था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कि जब ईस्ट इंडिया क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए याद रखिएगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो वो अकबर था। कई बार क्वेश्चन हमें सीधा नहीं आते हैं, तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन का इधर उधर का भी सारा पता है तो आप उसके अंदर, जैसे मैथ्स
मैथ्स के फॉर्मूलेज हम लगाते हैं ना, उसी तरह से हिस्ट्री के अंदर इधर उधर का लिख लिया करो, इससे आपका आंसर निकल आता है। क्लियर, बात समझ में आई। इसी के साथ जो स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, दिसंबर जो आप लोगों का जून में तो चलो है ही, लेकिन जून तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मैं स्पेशली दिसंबर वालों को बोल रही हूँ जो दिसंबर में एग्जाम देना चाहते हैं। जून आपका एक तरह से कहेगा ट्रेलर रहेगा, आप ट्रायल कर सकते हैं, लेकिन दिसंबर के अंदर आप लोगों का जो एग्जाम है वो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों का क्लियर हो जाए। क्यों? क्योंकि दिसंबर तक आप लोगों का यूजीसी नेट का सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आई। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। जो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, हिस्ट्री विद रितु मैम, जिसको आप जहां पर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड लिंक और इन्फॉर्मेशन और हम आपस में बातें भी कर लेते हैं। आप सभी को पता भी है ये बात, आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। इसी के साथ आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। होप सो आज का जो सेशन था आपको समझ में आ गया होगा। जाते जाते मुझे ये भी बताते जाइएगा कि आप लोगों ने कितनी स्कोरिंग की है, कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हैं, क्या आप लोगों ने नया सीखा, तो वो सारा कुछ मुझे बता के जाइएगा। चाहे मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, चाहे मुझे वैसे भी यूट्यूब पे मैसेज कर दीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि हिस्ट्री आप लोगों को कितनी समझ में आई है, क्या चेंज आया आप लोगों से को मुझसे हिस्ट्री पढ़ने में, मतलब कितना आप लोगों में चेंज आया वो भी मुझे बता के जाइएगा। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, कल हम दोबारा मिलते हैं इसी टाइम इसी समय पर। और थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड शुभ खैर, स्वीट ड्रीम्स। थैंक यू।